हेलो नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी केटेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 47 को, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले कि आपने अगर कोई भी वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी एक साथ मिल जाएंगे और एक ही जगह पे। और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है तो उसका आंसर आप करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, ताकि जो है कम से कम ये तो पता चले कि भाई कितने लोगों को जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो पहला क्वेश्चन अगले पार्ट में आपका देखने को मिलेगा 48 में, उसका आंसर कितने लोगों ने किया था। तो फटाफट शुरू करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। आपको उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और डायरेक्टली जो है उस लिंक को जो है आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको उसका चैनल मिल जाएगा यहाँ पे फाइनली क्या विद आशीष सर का। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द शिमला अमेंडमेंट एग्रीमेंट साइंड? तो यहाँ पे शिमला समझौता की बात की जा रही है। तो ये कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ? 1972 में, 2 जून 1972 को। कब हुआ? 2 जून 1972। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंचशील समझौता भी कह सकते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा किन दो देशों को अलग करती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को थोड़ा सा अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एल ए सी और LOC, दो लाइनें हैं। एक आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है किसके किसके मिड में? तो इंडिया और पाकिस्तान, यानी पाक और इंडिया। यहाँ पे इंडिया और चाइना के मध्य जो है कौन सी? LAC है। यानी आपका फर्स्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला नक्शा इस प्रकार से ऊपर देखते होंगे तो जो दूसरा पोर्शन इधर है, यहाँ पे जो दूसरा पोर्शन है ये वाला अक्साई चाइना बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लाइनिंग बनाई गई है यहाँ से लेकर इस प्रकार से, ये देखिए ये LOC हो गया, मतलब ये जो लाइनिंग LOC। और ये वाली जो लाइनिंग जो चाइना की तरफ, उसको क्या कहते हैं? LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस चीज़ का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे कि चाइना और भारत के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? इसका पहले जवाब दीजिएगा। भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा पाई जाती है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा पाई जाती है? रेखा पाई जाती है या है? तो आपके ऑप्शंस की अगर बात करें यहाँ पे, विच लाइन कोड बिटवीन दी इंडिया एंड विच इंटरनेशनल लाइन कोड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो पहले आपके यहाँ पे रखा जाए तो डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा। इसका जवाब दीजिए फटाफट। तीसरे की अगर बात करें यहाँ पे तो मैकमोहन रेखा। और फोर्थ की बात करें, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया और चाइना के मिड में जो है कौन सी इंटरनेशनल लाइन पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैकमोहन लाइन हो जाएगा, यानी मैकमोहन NEC। रेड क्लिप की अगर बात करें तो किसके किसके मिड में है? तो इंडिया वर्ष से आपका इंडिया और पाकिस्तान। अगर यहाँ पे डूरंड रेखा की बात करें तो किसके किसी मिड में है? तो इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी कभी डूरंड रेखा वहाँ पे इंडिया और अफ़गानिस्तान ना रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा पाक और अफ़गानिस्तान। ये क्यों? क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा है इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया है, जिसको हम POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो वाला क्षेत्र यहाँ पे क्या है? अफ़गानिस्तान से लगता है। तो इसीलिए जो है क्या है कि कभी कभी वो आपको पाक एंड अफ़गानिस्तान भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जा रही थी, इसको शुरू कब किया गया था? तो 1973 में इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 में।
यानी बाघों को संरक्षण देने के लिए, यानी जो टाइगर हमारा यहाँ पे नेशनल एनिमल है उसकी बात की जा रही है, उसको यहाँ पे संरक्षण देने के लिए क्या किया गया था 1973 में एक जो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। अगर 1997 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या शुरू किया गया था, यहाँ पे जो है एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था, यानी हाथी संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था। तो आपको ध्यान रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था 1997, हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो हाथियों के लिए जो सबसे ज़्यादा आपके दो जाने जाते हैं, एक काजीरंगा और एक मानस। दो अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक काजीरंगा और एक मानस। दोनों आपके हैं कहाँ पे, असम में। तो दोनों को याद रखिएगा, काजीरंगा और मानस, दोनों किसके लिए, एशियाई जो हाथी उनके लिए। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज कॉटन डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व कपास दिवस की अगर बात की जाए तो इसको कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को यहाँ पे वर्ल्ड कॉटन डे के तौर पर मनाया जाता है। कॉटन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे 10 दिसंबर की अगर बात करें तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे। 10 जनवरी की अगर बात करें तो वर्ल्ड हिंदी डे। ये और यहाँ पे 12 अगस्त की अगर बात करेंगे तो इसको क्या है, वर्ल्ड यूथ डे। यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्व युवा दिवस। अब आप यहाँ पे अगर बात करें 12 जनवरी तो उस दिन क्या होता है, नेशनल यूथ डे होता है। नेशनल यूथ डे होता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर बात करें 14 सितंबर की तो इस दिन क्या होता है, नेशनल हिंदी डे, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपका यहाँ पे 10 दिसंबर को जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, और यहाँ पे 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया गया। सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े जारी कौन करता है, हु रिलीज द डाटा ऑन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सेंट्रल स्टैटिक्स यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसके द्वारा क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है इसी की गणना भी किसके द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा ही किया जाता है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। मई 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन, निम्न में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का उदाहरण वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका एक लाइट भी होता है, लाइट वेट वाला भी आपका यहाँ पे तक देखने को मिल जाएगा, और ये जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण के तौर पर भी यूज किया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड। तो 1 बाय 1 अगर यहाँ पे देखने की शुरू करें तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, पहला जो है 24 अक्टूबर, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे के तौर पर यहाँ पे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। और इसी दिन जो आपको यहाँ पे विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस
कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे भी आपका इसी दिन मनाया जाता है। 20 जून की अगर बात करें तो 20 जून को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 29 जून की अगर बात करें तो CSO यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन डे यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस के तौर पर यहाँ पे मनाया जाता है। स्टैटिक्स डे यहाँ पे मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस कह सकते हैं सीधे सीधे। स्टैटिक्स डे आप सीधे सीधे कह सकते हैं यानी सांख्यिकी दिवस। स्टैटिक्स डे, सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक्स डे। 5 दिसंबर की अगर आप बात करेंगे तो इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्लीन इंडिया रेवोल्यूशन? तो क्लीन इंडिया रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, स्वच्छ भारत क्रांति की बात की जा रही है, तो इसको लिखा किसने है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमेश्वरन अय्यर के द्वारा इसको लिखा गया है, परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो यहाँ पे पहले आर्टिफिशियल जो आपके होते हैं इकोसिस्टम और आपके नेचुरल जो इकोसिस्टम होते हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, नेचुरल जो भी इकोसिस्टम्स होंगे उनको क्या होगा कि प्रकृति ने बनाया होगा। जो भी आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होंगे यानी जो आपके कृत्रिम पारितंत्र होंगे उनको क्या होगा? मानव ने बनाया होगा यानी ह्यूमन के द्वारा उसको निर्मित किया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, बगीचा जो होता है, गार्डन होता है, उसको क्या होता है? आदमी निर्मित करता है। ओके, वन जो होते हैं अपने आप यानी प्रकृति इसको बनाई है, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नेचुरल आपका इकोसिस्टम में आ जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम में चला जाएगा। घास के मैदान भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम में है, झील भी आपका इकोसिस्टम में चला जाएगा, कौन से? नेचुरल वाले में चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे जैसे कि तालाब होता है वो भी उसी में आ जाएगा। तालाब, आजकल जो तालाब खुदाई करके बनाए जा रहे हैं उनकी बात नहीं की जा रही, जो कि नेचुरल वाले तालाब है उनकी बात की जा रही है। अगर आप सागर देखें, जो सी होता है, सी, इसको भी आप किस में रखेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम में आप रखेंगे। जो घास के मैदान होते हैं वो भी क्या इसमें आएंगे? आपके इकोसिस्टम कौन से? नेचुरल वाले में आएंगे। ग्रॉस फील्ड भी इसी में आएंगे। तो ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक यहाँ पे पारितंत्र में होते हैं। जबकि आपका जैसे कि सड़क हो गया, सड़क, बैलगाड़ी अभी दे दे आपसे, धान का खेत दे दे, ये सब किस में आएंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? आर्टिफिशियल वाले में आ जाएंगे। यानी आप धान का खेत ना लिख के सीधे खेत अगर लिख देगा तो भी आपको किस में रखना है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में इन सबको रखना है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP लोकेटेड? तो यहाँ पे इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? नैरोबी में। कहाँ पे? नैरोबी में। इंपॉर्टेंट है। UNEP का मुख्यालय। UNDP आपका अगर रहेगा तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? न्यूयॉर्क में रहेगा। ध्यान रखिएगा, UNDP दोनों चीज़ें अलग रहती हैं। यहाँ पे रहेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम की बात करेगा। और यहाँ पे ई अगर आपका बीच में आएगा तो कौन सा? इन्वायरमेंट वहाँ पे रहेगा, तो उसका न्यूयॉर्क ना होकर नैरोबी रहेगा। और जैसे UNDP करेगा तो उसका न्यूयॉर्क हो जाएगा। दोनों अलग अलग हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? हु वॉज द मुस्लिम इन्वेडर हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? पहले अगर इसके बनाने वाली की बात करें, इसकी स्थापना किसने की? इसको बनाया तो किसने बनाया? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। अगर एक दूसरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी आती है तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है उसको किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने इसको बनवाया था। दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपकी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपका नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में, 1193 में इसको
यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था, किसके? बख्तियार खिलजी के द्वारा। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? हु बुल्ड दी ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली? यहाँ पे देखिए लाल किला नहीं लिखा है, केवल पुराना किला लिखा है। ध्यान रखिएगा, लाल किला नहीं लिखा है, पुराना किला केवल बोला है, जो कि दिल्ली में आपका है। तो यहाँ पे कौन बनवाया उसको? अगर यहाँ पे लाल किला जब देता तो क्या जवाब होता? शाहजहाँ होता, लेकिन उसने क्यों लिखा है पुराना किला? तो पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा ही क्या किया गया था? जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था, जो कि यहाँ पे जो बांग्लादेश है उसके मीरपुर से लेकर कहाँ तक है? अफ़गानिस्तान के काबुल तक। अफ़गानिस्तान के काबुल तक। अगर आपसे कभी पूछे कि विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो आपका रहेगा जीटी रोड, यानी जीटी सड़क आपका क्या है? विश्व की सबसे लंबी सड़क के तौर पर जाना जाता है, जिसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इस शेरशाह सूरी के मकबरे की बात करेंगे तो सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में, यानी यहाँ पे इसका जो टम्ब है आपका कहाँ पे? सासाराम में है। और अगर आपसे कभी पूछे कि एकमात्र कौन से शासक का जो मकबरा है वो झील के बीच में स्थित है, तो क्या रहेगा? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है झील के बीचों बीच में स्थित है, कहाँ पे है? सासाराम। कहाँ पे? बिहार में। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम, तो भाई कैसा हो रहा है? गिर रहा है, बढ़ रहा है? आप परिवर्तित है, पहले गिरा और फिर बढ़ा, एक कैसा है? तो राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है पहले कितना होता था? पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्या है कि उसका जो है धीरे धीरे उसमें कमी आती चली जा रही है। अब जो यहाँ पे सेवा क्षेत्र है उसका जो है यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है उसका क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाए उसका इट्स फॉलिंग, यानी ये गिर रहा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि गिरता ही चला जा रहा है। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? हु वॉज द लीडिंग मैसेंजर ऑफ द रेनेसांस मूवमेंट इन इंडिया? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर भारत में पुनर्जागरण का जो यहाँ पे जनक के तौर पर जानते हैं, अग्रणी राजदूत के तौर पर किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय के इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से यानी क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। केशव चंद्र सेन की अगर बात करें तो इन्होंने जो है बंगाल में क्या किया था कि जो विधवा पुनर्विवाह है उस पर काफ़ी जोर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इसी पर आपका जोर दिया था। भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? विच एमंग द फॉलोइंग माउंटेन्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट माउंटेन? तो यहाँ पे निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अरावली राइट आंसर है, अरावली। तो अरावली जो आपका है कहाँ पे? राजस्थान। इसी पे जो है आपका माउंट आबू पर ही क्या है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है। याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू की सबसे चोटी क्या है? गुरु शिखर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर पुराने की बात की जाए तो अपलेशियन ये भी पर्वत आपके तो कहाँ पे? आपका यूएसए में है, जो कि ओल्डेस्ट के तौर पर ये भी जानी जाती है। नेक्स्ट वन, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? ड्यूरिंग हुज रीजन परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड? तो अस्थायी स्वशासन का जो जनक किसको कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था किसके शासनकाल में लागू किया गया था? विधि का जो जनक कहा जाता है किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट वन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी पास्ड अवे, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ही? तो अगर इनकी बात की जाए तो कब से कब तक आपके यहाँ पे राष्ट्रपति थे? तो 2012 से
2017। तो कौन से राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया तो डी यानी 13 नंबर के थे। अगर यहाँ पे 12th की बात करेंगे तो 12th पे कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है एकमात्र महिला राष्ट्रपति यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब यहाँ पे जो करंट में आपके हैं 14th आपके कौन है? तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद क्या है? करंट में जो है आपके यहाँ पे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विच डेटी वाज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है तो इसके जो लोग थे यहाँ पे, जो वहाँ के निवासी थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, वो किस देवता की पूजा करते थे? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किसकी करती थे? पशुपतिनाथ की करते थे। यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पशुपतिनाथ की बात की जा रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे 2 प्रमुख शहर हैं, उनको याद रखना है आपको। कौन कौन से आपके हो जाएंगे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुर्दों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार भी आपका मिला है, ठीक है, ग्रेडनी भी मिला है, आपका बाथ टब भी वहाँ पे मिला। क्या है? बहुत ही विशाल यहाँ पे मिला हुआ है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल्स ऑफ महावीर स्वामी? यानी जो महावीर स्वामी के प्रथम स्टूडेंट बने थे वो कौन थे? तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? तो उनके दामाद जामली थे, जमाली थे, दामाद थे इनके। किसके? महावीर स्वामी के। इनकी जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? अड़ुज्जा या प्रियदर्शनी, 2 नाम थे। दर्शनी है, प्रियदर्शनी। अड़ुज्जा या प्रियदर्शनी में से कोई भी रहे तो आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के जो हस्बैंड थे आपके वो कौन थे? जामली थे, जो कि किसके? महावीर स्वामी के यहाँ पे क्या थे? दामाद थे। एक कौन थे? प्रियदर्शनी के पति थे। जामली जो यहाँ पे क्या थे? पति थे। और महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो कि इनके क्या थे? दामाद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिलग्राम साइट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? तो यहाँ पे कौन सा शहर? देखिए इलाहाबाद। इलाहाबाद भी आपका क्या है कि इसके संगम पर ही स्थित है, आपका गंगा यमुना सरस्वती वहाँ पे कहा जाता है। हरिद्वार यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट आपकी हो जाती है, जहाँ पे जो आपका कुंभ लग रहा है। मथुरा की बात करें तो मथुरा किसके तट पर है? यमुना के तट पर है। मथुरा, आगरा, वृंदावन, ये सब किसके तट पे हैं? यहाँ पे यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पे आगरा हो गया, वृंदावन, ये सब जो है आपके किस पे आएंगे? यमुना नदी के तट पर। यहाँ पे सी। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जो आपका गंगा नदी के तट पर भी, और वरुणा और अस्सी नदियों के 2 नाम, अरुणा और अस्सी, इन 2 नदियों के नाम पर ही क्या है कि वाराणसी का नाम पड़ा है। अगर आपसे पूछें, इसका जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? पहला आपका है यहाँ पे शामली, दूसरा यहाँ पे है पीलीभीत, तीसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिजनौर, और चौथे की बात करें तो बलिया। इसका जवाब दीजिए क्या है? वेर इज इंटर्ड इन यूपी
टू गंगा। तो कहाँ से प्रवेश करती, कहाँ से इंटर करती है यूपी में गंगा नदी? तो कहाँ से इंटर करती है? तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो गंगा जो है इंटर करती है यूपी में बिजनौर जिले से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर यहाँ से अगर बात करें बाहर निकलने की, तो बलिया जिले से जो है क्या होती है, गंगा नदी बाहर निकल जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे देखें इस प्रकार से अगर बनाया जाए तो सबसे जो आपका यहाँ पे सबसे जो पश्चिमी ज़िला है, सबसे जो पश्चिमी ज़िला के तौर पर आएगा उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। सबसे जो पश्चिमी ज़िला कौन सा है? शामली है, सबसे पश्चिमी ज़िला। और सबसे पूर्वी ज़िले की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी ज़िला तो आपका बलिया हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे यहाँ पे उत्तरी ज़िला में कौन सा? सहारनपुर। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे नीचे चला जाएगा कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। यानी जो सबसे दक्षिण में ज़िला कौन सा है? सोनभद्र ज़िला है। सोनभद्र ज़िला एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। जैसे आपका पहले पे यहाँ पे इधर आपका देखेंगे तो एमपी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश की बात करेंगे। नीचे आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो झारखंड है। और इधर आप देखेंगे तो बिहार है। तो एकमात्र उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला कौन सा है? सोनभद्र है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सबको क्या करना है कि आपको याद रखने हैं। ओके, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे सभी हो गए कंप्लीट विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे इस वीडियो में दिक्कत होगी तो उसको जो हमें स्क्रीनशॉट लेकर जरूर मैसेज कीजिएगा। ओके, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।